नमस्कार बच्चियों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को जायसे के पद नागमती संदेश खंड पढ़ाऊंगी। पद संख्या 14 है। कही संदेश विहंगम चला, आग नाग संगरो सिंहला, घरो एक राजा गोहरावा, भा अलोम पुनिदिष्ट न आवा, पंखी नाव न देखा पाखा, राजा रोई फिरा कैसा खा, जस हेरत व पंखी हिराना, दिन एक हमहु करब पयाना, जो लगी प्राण पिंड इकठाऊं, एक बार चितवर गण आऊं, आवा भंवर मंदिर मह केवा, जीव सात नई गवे परेवा, तन सिंगल मन चितवर बसा, जीव विश्वर नागिन जिमि डसा, जेति नारि हसी पूछई, अमे बचन जीव तन, रस उतरा विष चढ़ी रहा, न ओही तंत नामक। वह संदेश कहकर वह पक्षी क्या हुआ, चला गया, पर सारे सिंगल में आग लग गई। कई संदेश विहंगम चला, अपना संदेश कहकर वह विहंगम वह पक्षी उड़ चला, वह सारे सिंगल में आग लगा गया है। आग लाग सगरो सिंगला, अपने समाचार को कह करके संदेश को कहकर वह पक्षी उड़ गया और सारे सिंगल में उसने आग लगा दी। घड़ी एक राजा गोरावा, घड़ी भर तक राजा को पुकारता रहा, पर वह अलोप हो गया। भा अलोप पुनि दृष्ट न आवा, घड़ी भरी तो वह राजा को पुकारता रहा, फिर वह अलोप हो गया, पुनः दिखाई नहीं दिया। उसका पक्षी का नाम सार्थक है, अतः उड़ जाने के बाद उसका एक पंख भी दिखाई नहीं पड़ा। पंखी नाव न देखा पाका, पंखी का एक पंख भी उस पक्षी का नहीं देखा। राजा रोई फिरा के साखा, राजा रोकर और मन में शोक करके वापस लौट आया। फिरा के साखा वापस आया। जस हेरत व पंख हिराना, दिन एक हमू करब पयाना। जैसे ही एक दिन हम भी वैसे ही चले जाएंगे, जैसे देखते देखते पक्षी अवश्य हो गया, अदृश्य हो गया, उसी प्रकार से हम भी एक दिन इस संसार से अदृश्य हो जाएंगे। जब तक प्राण और शरीर साथ हैं तब तक एक बार मैं चित्तौड़ जाऊंगा। जो लगी प्राण पिंड इकताऊं, जब तक प्राण और शरीर एक साथ हैं एक बार चित्तौड़गढ़ जाऊं, एक बार मैं चित्तौड़गढ़ अवश्य जाऊंगा। आवा भंवर मंदिमा केवा, जीव साथ ले ज्यों परेवा। वह सोचकर वह भौरा रत्नसेन राज मंदिर में जहाँ कमल पद्मावती थी वहाँ आया भंवर मंदिमा केवा, वह भौरा उस मंदिर में आया, ज्यों साथ ले गयो परेवा, जहाँ पर वह पद्मावती साथ थी, वो कमल साथ था, वहां पे वो आया। तन सिंगल मन चितवर बसा, जो विश्वर नागिन जिमी ढसा। आज क्या स्थिति हो रही है, आज कि उसका प्राण तो पक्षी अपने साथ ले गया। तन सिंगल, उसका जो मन है शरीर है वो सिंगल द्वीप में, मन चितवर बसा, और मन चितवर में बसा हुआ है। जो विश्व भर नागिन जिमी ढसा। और क्या हो रहा है कि शरीर सिंगल में था, मन चित्तौड़ में बसा हुआ था जी, ऐसा बेसुता मानो नागिन ने उसको डस लिया हो। जेति नारी हंसी पूछई, अमी बचन जीव तन, रस उतना विष चढ़ी रहा, ना ओही तंत मेली। जितना ही वह बाला हंस हंस कर नित्य की भांति अमृत वचनों से पूछती थी, उतना ही उसका रस उतरता और विष चढ़ता जाता था। न उसमें अब स्मृति थी और न कोई उसका कविलास मित्र, और न ओही तंत्र, न मंत्र, न कोई मंत्र था और न कोई उत्साह था या कोई मित्र था। बरिश एक तही सिंगल भरऊं, भोग मिलास करत दिन गयऊं, भा उदास जो सुना संदेशु, सवरि चला मन चितवर देशु। कमल उदास जो देखा भंवरा, थिर न रहे अब मालती संवरा, जोगी भंवरा पवन परावा, कितसो रहे जो चित उठावा। जो पे कानि देव जीव कोई, जोगी भंवर न आपन होई। तजा केवल मालती हिय घाली, अब कित थिर आचे अली आली। मैं तुम्हारी ज्यों लावा, दीन नैन महबास,
जो तुम हो उदास तो यह कहकर कभी लाश। वह 1 बरस तक वहाँ सिंगल में रह चुका था। बरिस एक ही सिंगल भयऊ। रत्नसेन को 1 वर्ष हो चुका था। सिंगल में 1 वर्ष हो चुका था और उसने जैसा चाहा वैसा भोग और विलास किया। भोग विलास करत दिन गयूं। भोग और विलास करते हुए उसके दिन व्यतीत हुए। जैसे ही संदेश सुना मन उदास हो गया और पहली बातों का स्मरण करके उसका मन चित्तौड़ देश में चला गया। वहाँ उदास जो सुना संदेश हो, जैसे ही उसने उस पक्षी के द्वारा नागवती के उस वीरा संदेश को सुना, संवरे चला मन चित्तौड़ देशु। उसका पूरा मन चित्तौड़ देश की ओर चला गया। कमल उदास जो देखा भौरा। कमल यानी पद्मावती उदास हुई। उसने देखा कि भौरा अब स्थिर होकर न रहेगा, क्योंकि उसने मन में मालती का स्मरण कर लिया। स्थिर न रहे, अब मालती संवरा। मालती का स्मरण कर लिया है, इसलिए वह अब स्मरण स्थिर नहीं रहेगा। जब एक बार वे अपने चित्त ऊपर उठा लेता है, खींच लेते हैं, तो फिर कहाँ टिकते हैं। यदि कोई अपना ही निकाल ले तो इन्हें भी दे दे, तो भी जोगी और भौरे अपने नहीं। जो भी कार्य जोगी भौरा पवन परावा। वायु जोगी भौरा अपने नहीं होते। कित सो रहे जो चित उदासा। जिनका चित एक बार उदास हो जाए, जो पे कार्य दे जीव कोई, जोगी भवन आपस होई। चाहे कोई अपना हृदय क्यों न निकाल के दे दे, लेकिन जोगी और भौरा कभी अपने नहीं होते। तजा कमल मालती है गाली। आज वो कमल को त्याग रहा है, यानी पद्मावती को त्याग रहा है, और उसको नागवती का स्मरण हो आया। अब के तथिर आँखें अली आई। हे सखी, इसलिए कह रही है कि हे सखी, भौरे ने कमल छोड़कर मालती को हृदय में स्थान दिया है। अब वह कैसे स्थिर रहेगा। गंधर्व सेन रत्नसेन की ऐसी दशा सुनकर द्वार पर आया, पूछा तुम्हारा जी कैसे उदास हो गया है। पूछा मैं तुम्हारी जो लावा दीन नैन महाभाषा। मैंने तुम्हें अपने नेत्रों में स्थान देकर आँख की पुतली बनाकर तुम्ही से अपना मन लगाए। यदि तुम ही उदास हो जाओगे तब यह कैलाश किस काम आएगा। जो तुम हो उदास या कहकर कविलास, यह कैलाश किस काम आएगा। तो जोगी मन और वायु, इनका स्वभाव ही विचरण करने वाला होता है। एक बार जिस जगह से चित्त उठ जाता है, फिर वहाँ वे नहीं रखते। जोगी अपनी इच्छा से एक स्थान से कुछ समय तक धुनी रमाकर फिर मन को वहीं खींचकर अन्यत्र चला जाता है, किसी भांति नहीं रहता। इसी प्रकार मन प्रेमी मन से जब एक बार उचट जाता है तो अन्यत्र आसक्ति ढूंढता है। ऐसे ही वायु जब आकाश से भी ऊंची उड़ जाती है तो आंधी बनकर अन्यत्र चली जाती है। योगी का चित्त अर्थात मन लेता है। चित्त अर्थात मन के भीतर का विचार, ज्ञान, वह सब उच्च हो जाता है। तब उस विषय में न कहकर अन्यत्र चला जाता है। वायु जब विचित्र ढंग से ऊंची उठती है तो आंधी का रूप धारण करती अन्यत्र चली जाती है। प्रत्येक ऋतु में सामान्यतः चलती हुई वायु का आंधी रूप से चलना ही विचित्रता है। फागुन का तेज, फागुन हटा जाड़े की वायु को अंदर ले जाता है। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर रत्नसेन के मन में नागवती के प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण दिखाई दे रहा है और वह पक्षीराज अपनी बात को कहने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है। और रत्नसेन के जो है वो नागवती का रत्नसेन को स्मरण हो उठता है। तो इसीलिए रत्नसेन जो है अब उनका ध्यान नागवती की ओर है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को जैसे कभी पूरा पढ़ा दिया है। 14-15 छंद ही आपके पाठ्यक्रम में, पूरा नागवती संदेश खंड आपके पाठ्यक्रम में है। बेटा कबीर, सूर, तुलसी और जायसी, इन कवियों का अध्ययन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आप बराबर YouTube चैनल में आकर के अपना अध्ययन करते रहें।